ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 21 ਡੇਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 21 ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਲ ਸਿਲੇਬਸ, ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ 21 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਪੁੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੂਨੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਸਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 100% ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰਿਓ ਦੈਟ ਫॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट, कॉस्ट, एफएमएसएम, दे कैन डेफिनेटली चूज अस आइदर फॉर रेगुलर और फॉर फास्टैग। दे विल बी सो हैप्पी एंड एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे। हाँ जी, चैनल को होपफुली आप सब्सक्राइब कर चुके हो एंड टेलीग्राम चैनल से नोट्स आपने आज के सेशन के ले लिए हैं। आज हम एफएमएसएम का सेशन नंबर करने वाले हैं जी 11, जहां पर रेशो एनालिसिस चैप्टर की बात पुत्र करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने साथ आज के सेशन पर। 21 डेज चैलेंज के अंतर्गत आज एफएमएसएम का डे नंबर 11 हम कर रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेशियो एनालिसिस। तो हम कहते हैं जब भी फाइनेंशियल कोई डाटा होता है उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, रादर देन प्लेन रीडिंग ऑफ द वैल्यूज, हम उसको क्यों ना रेशियो में जो है कन्वर्ट कर लें। रेशियो का मतलब होता है जब आप दो वेरिएबल को लेकर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डाल देते हो और उन दो वेरिएबल का रिलेशन जज करते हो, हम कहते हैं हमने रेशियो बना ली, राइट। तो उसी तरह से हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं कि कौन कौन सी रेशियोज महत्वपूर्ण है, किस किस सिनेरियो में किस किस प्रकार की रेशियो का प्रयोग किया जाता है, और फिर एग्जाम में जो बिल्कुल एक जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। कम ऑन पुत्र। तो हमारे सामने पहले आ रहा है क्वेश्चन, कहता है जी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट रेशियोज दैट वुड बी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो तरह तरह की सिचुएशन है, हमें ये सोचना है कि कौन सी रेशियोज का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला भाग कहता जी अ बैंक इज अप्रोच्ड बाय अ कंपनी फॉर अ लोन ऑफ ₹50 लाख फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस। तो एक कंपनी ने बैंक को अप्रोच किया, कहते जी 50 लाख रुपए का लोन लेना है, लेकिन किस पर्पस के लिए? वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। तो कहते हैं बताओ यार, जो बैंक है कंपनी को लोन देने से पहले कौन सी रेशियोज देखेगा? ऑब्वियसली बात है, वर्किंग कैपिटल पर्पस जैसे ही बोला तो आपको समझ जाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात हो रही है। तो बैंक देखेगा दो रेशियोज मेनली, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जो कि यूज की जाती हैं टू जज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ये लीजिए, इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। ये लीजिए जी। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में करंट रेशो और क्विक रेशो मेनली जो है बैंक आपकी देखना चाहेगा। सेकंड भाग बेटा बोलता है क्वेश्चन, अ लॉन्ग टर्म क्रेडिटर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग वेदर हिज क्लेम इज एडिक्वेटली सिक्योर्ड। तो किसी पर्सन ने हमारी कंपनी को पैसा दिया हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल क्रेडिटर नहीं है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, मतलब इसने या तो हमें लोन दे रखे या फिर हमारी कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं। तो कहता है वो देखना चाहते हैं कि उसका क्लेम सिक्योर है कि नहीं है, क्या उसका पैसा जो है एडिक्वेटली सिक्योर है। तो वो कौन सी रेशियोज देखेगा? कवरेज रेशो, जिसमें मेनली दो रेशियोज आते हैं, वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड द अदर इज डेट सर्विस कवरेज रेशो। जिसने पहले से पैसा दिया है, अगर वो जज करना चाहते हैं कि उसका पैसा सिक्योर है कि नहीं, तो वो कवरेज रेशो का इस्तेमाल करता है। इंटरेस्ट कवरेज फॉर सीइंग द इंटरेस्ट एंड डेट सर्विस कवरेज, कि उसका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या वो सिक्योर है या नहीं है। उसके बाद तीसरा केस कहते हैं जी, एक शेयर होल्डर है हु इज एग्जामिनिंग हिज पोर्टफोलियो एंड टू डिसाइड वेदर ही शुड होल्ड और सेल हिज होल्डिंग इन द कंपनी। तो पहले से ही शेयर होल्डर है, उसे सोचना है कि होल्ड करके रखे या अभी बेच दे। तो वो शेयर होल्डर कौन कौन सी रेशो देखेगा? तो वो देखने में इंटरेस्टेड होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज एक्सेट्रा, उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना आ रहा है, उसका ईपीएस कितना है, डीपीएस कितना है, अर्निंग यील्ड कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है। ऐसे रेशियोज के बेस पर बेटा शेयर होल्डर जज करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जिसमें मेनली आगे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और मार्केट टेस्ट रेशियो, जिसमें ईपीएस, डीपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, और अर्निंग यील्ड रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड रेशियो, ये वाली रेशियोज को वो चेक करेगा और उसके बेस पर अपना पुत्र डिसीजन लेगा। अंतिम केस के अंदर जी फाइनेंस मैनेजर इज इंटरेस्टेड टू नो द इफेक्टिवनेस विद व्हिच अ फर्म यूजेस द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो कंपनी के मैनेजर हैं फाइनेंस के, देखना चाह रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उनको कितनी इफेक्टिवनेस से यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए यूज होता है एक्टिविटी रेशियोज का, जिसको टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि कितने रुपए के फिक्स्ड एसेट लगाकर हमने कितने रुपए की सेल कमाई। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, मैंने इतने रुपए के एसेट लगाकर कितने रुपए का टर्नओवर किया। तो ऐसा रेशियोज जो है फाइनेंस मैनेजर विल बी इंटरेस्टेड। ये देखिए जी नंबर 4, आप इनको एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियोज कह सकते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये मेनली रेशियोज आप जो इसमें यूज करेंगे।
ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं जी प्रश्न नंबर 2 पर, जो कि एग्जाम में बड़े मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पुत्र क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स एंड रीराइट द बैलेंस शीट ऑफ मुकेश एंटरप्राइज। अच्छा जी, तो ये बैलेंस शीट दी है, इक्विटी नहीं पता, रिजर्व नहीं पता, लॉन्ग टर्म लोन पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पता है, क्रेडिटर्स नहीं पता, राइट साइड पर ना फिक्स्ड एसेट पता, ना डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड फिक्स्ड एसेट का डब्ल्यूडीवी, स्टॉक, डेटर, कैश। तो क्वेश्चन ने जब फॉर्मेट दे दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को निकालने की तरफ ध्यान देना और रीराइट कर देनी है बैलेंस शीट। क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। कहता जी करंट रेशो 2:1 है, एसिड टेस्ट रेशो यानी कि क्विक रेशो 3:2 है, इतनी बात क्लियर है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 20% ऑफ कैपिटल है, लेकिन क्या हमारे पास कैपिटल है? नहीं है। अगर कैपिटल आ जाता तो इसका 20% करके हम रिजर्व एंड सरप्लस निकाल लेते। क्वेश्चन के अंदर जी जो लॉन्ग टर्म डेट है ना, दैट इज 45% नेटवर्थ, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 6,75,000। अब जैसे ही इस रेशो में भरते हो तो आपके पास नेटवर्थ आ जाएगी, और नेटवर्थ के अंदर दो चीजें होती हैं, इक्विटी और रिजर्व। तो रिजर्व कितना है? 20% ऑफ इक्विटी, तो नेटवर्थ यहां से आ गया, उसकी इमीडिएटली बाद आपका इक्विटी शेयर भी आ जाएगा कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन है जी स्टॉक टर्नओवर वेलोसिटी 1.5 महीना है। स्टॉक टर्नओवर वेलोसिटी 1.5 महीना मतलब ये आपका टर्नओवर रेशो नहीं है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड है। और हम जानते हैं अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें 8, ये आपका बनेगा स्टॉक टर्नओवर रेशो विच इज सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सिमिलरली रिसीवेबल टर्नओवर वेलोसिटी क्वेश्चन कहता है 2 महीने है, रिसीवेबल टर्नओवर वेलोसिटी, ये भी टर्नओवर रेशो नहीं है, टाइम पीरियड में दिया मतलब ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है। तो आप 12/2 करेंगे 6 आएगा, ये क्या बनेगा? डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। और क्वेश्चन साथ में कह रहे हैं भैया जो क्लोजिंग रिसीवेबल है ना उसी को एवरेज मान लेना। ठीक हो गई बात। जीपी रेशियो कितने है पुत्र क्वेश्चन के अंदर जी 20%, और सेल्स है 21 लाख रुपए, तो सेल 21 लाख में से 20% माइनस किया, सीओजीएस आ गया। तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो में जो न्यूमरेटर चाहिए था वो मिल गया, सीओजीएस। ठीक है ना। और सेल्स के ब्रैकेट में बोलता है क्वेश्चन 25% सेल कैश है, बैलेंस ऑन क्रेडिट, यानी कि 75% क्रेडिट सेल है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का जो न्यूमरेटर है नेट क्रेडिट सेल वो अपने को मिल गया। क्वेश्चन साथ में कहता है भैया जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 40,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो से जब आप एवरेज स्टॉक निकालेंगे, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग लिख देंगे और क्लोजिंग कितना है 40,000 प्लस ओपनिंग, तो यहां से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आ जाएगा, और जो क्लोजिंग आएगा वो आप अपनी बैलेंस शीट में जाकर लिख लेंगे। साथ में लास्ट एक चीज बताते हैं, कहता भैया जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना दैट इज 1/6 ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब अगर मान लो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट है 120, तो डेप्रिसिएशन है 1/6, मतलब 20 और ये आएगा 100 आपका। इसको हम लास्ट में कर लेंगे क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं दिया, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर ही हमारी जो है आएगी, बाकी सब चीजें हम डिड्यूस करते हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं बेहतरीन प्रश्न की। हाँ जी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले यूज कर रहे हैं इस रेशो का, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 45% ऑफ नेटवर्थ। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना है 6,75,000, तो नेटवर्थ कितना आ जाएगा 6,75,000 डिवाइड बाय 45% पुत्र 15 लाख रुपए। और जैसे ही नेटवर्थ आ गया हम कह देंगे भैया जो नेटवर्थ है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो नेटवर्थ है 15 लाख, इक्विटी को इक्विटी लिए, रिजर्व एंड सरप्लस उसने बताया था 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट योर इक्विटी शेयर कैपिटल एज 12.5 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है इसका 20% यानी कि 2.5 लाख। तो हम बैलेंस शीट में जाकर ये वैल्यूज लिखकर आ सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया, रिजर्व सरप्लस मिल गया, लॉन्ग टर्म लोन पहले से दिया हुआ था, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी पहले से दिया हुआ था। ठीक है, इतना काम करने के पश्चात अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमें सेल्स का डाटा दिया तो यहां से डिड्यूस करते हैं। सेल्स 21 लाख, जीपी 20%, 20% का मतलब 4,20,000 हो गया। और सीओजीएस होता है जी सेल्स माइनस जीपी, तो 21 लाख में से 4,20 माइनस किया, सीओजीएस आ गया 16,80,000 रुपए। सिमिलरली हम यहां पर बात कर सकते हैं रिसीवेबल टर्नओवर वेलोसिटी की, 2 महीने दी थी, और मैंने क्या बोला टर्नओवर वेलोसिटी का मतलब 12 मंथ डिवाइड बाय टर्नओवर रेशो। तो यहां से टर्नओवर रेशो आ गया जी 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 टाइम। और टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। टर्नओवर रेशो 6 है, क्रेडिट सेल कितनी है टोटल सेल का 75% कर लिया, और यहां से पुत्र आपके एवरेज रिसीवेबल आ गए 260 to 500। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला था कि भाई जो भी तुम्हारे एवरेज रिसीवेबल होंगे ना उसी को क्लोजिंग मान लेना। तो हम बैलेंस शीट में जाकर रिसीवेबल के सामने 2,62,500 इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक ओके हो गया। उसके बाद आते हैं जी स्टॉक टर्नओवर वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है 1.5 महीना, हमें गिवन है वैल्यू 1.5 महीना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 12 मंथ डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो फ्रॉम हियर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 12 डिवाइड बाय 1.5, तो ये आ गया 8 टाइम। और इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहां हमने भर लिया 8, जो यहां से निकाला तो सीओजीएस हमने निकाला हुआ है सेल माइनस जीपी कर, तो 16,80,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। फ्रॉम हेयर पुत्र यू कैन इजिली फाइंड आउट एवरेज स्टॉक इज 2,10,000। लेकिन जो एवरेज स्टॉक है वो क्लोजिंग नहीं है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ना दैट इज 40,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो अब ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला लगा दो
एवरेज स्टॉक का सॉरी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आपका एवरेज स्टॉक है 2,10,000, ओपनिंग को ओपनिंग लिखा रहने दो और क्लोजिंग को लिख दो ओपनिंग प्लस 40,000। यहां से आप कंप्यूट करेंगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा जी 1,90,000 और पुत्र क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 2,30,000 रुपए। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया ओपनिंग में 40 ऐड करके इस वैल्यू को हम बैलेंस शीट में जाकर लिख देंगे कि ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आ गई जी 2,30,000। तो काफी सारी वैल्यूज एक एक करते हुए निकलती जा रही हैं। रेशियो एनालिसिस का एक बढ़िया क्वेश्चन ऐसा ही दिखता है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था भैया हमारी करंट रेशियो 2:1 है, मतलब करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के अंदर बैलेंस शीट देखकर हमें पता है कि इसमें तीन चीजें, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, और करंट लायबिलिटी में दो आइटम है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर। स्टॉक हमें पता है, डेटर्स हमें पता है, कैश हमें नहीं पता, ड्राफ्ट पता है, क्रेडिटर्स नहीं पता। तो यहां से हमने कैश और क्रेडिटर की टर्म्स में एक इक्वेशन बना ली, कैश इज इक्वल टू 2 टाइम क्रेडिटर माइनस 370 टू 500। ना मेरे पास कैश है अभी, ना मेरे पास क्रेडिटर, इसलिए हम इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड आपको एसिड टेस्ट रेशियो भी दिया जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी 3/2। आप चाहें तो कई बार करंट लायबिलिटी के नीचे क्विक लायबिलिटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलरली इंस्टीट्यूट करंट लायबिलिटी करता है तो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। क्विक एसेट में क्या बोला गया, क्विक एसेट में कौन से आपके करंट एसेट आएंगे, स्टॉक छोड़कर बाकी के सारे आ जाएंगे। बेसिकली जितने भी करंट एसेट होते हैं उसमें से स्टॉक और प्रीपेड छोड़ दो तो बाकी सभी आपके क्विक एसेट होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से डेटर और कैश आ गए और करंट लायबिलिटी में है बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर की वैल्यू है 3/2। डेटर की वैल्यू डाल ली, ड्राफ्ट की वैल्यू डाल ली, कैश और क्रेडिटर हमें नहीं पता, तो यहां से भी आपने एक इक्वेशन बना ली कैश और क्रेडिटर की फॉर्म में। अब आप ये वाली जो कैश की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आप यहां से इजीली क्रेडिटर्स निकाल पाएंगे। तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे 4 लाख और कैश भी आपका निकल जाएगा, दोनों में से इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देना, 427,500। तो ये क्रेडिटर्स आ गए 4 लाख, कैश आ गया 427,500। आपकी लायबिलिटी साइड पूरे तरीके से कंप्लीट है, टोटल किया 26,35,000 आ गया, इधर कॉपी किया, इसमें से स्टॉक डेटर कैश माइनस किए तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया जी फिक्स्ड एसेट का WDV 17,15,000। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ बिकॉज हमें ये दोनों चीजें भी ढूंढनी है। और क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दैट इज 1/6 ऑफ द कॉस्ट। तो हम कहते हैं जी लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट 6x मान लिया, तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है इसका 1/6 यानी कि x हो गया। और WDV कितनी होती है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 6x माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और आपकी WDV बैलेंसिंग फिगर हमने कितनी निकाली थी 17,15,000। तो जो 5x है WDV उसको इक्वेट कर लिए 17,15,000 के, तो आपका x आ गया जी 343 और x क्या था हमारा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 3,43,000 और आपका ओरिजिनल कॉस्ट था 6x, तो 6 मल्टीप्लाई x कर दिया आपने, जो x निकाला था 343, ये आ गया 20,58,000। तो ये दोनों वैल्यूज आपने यहां पर कॉपी कर दी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर होगा अंत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम में जब भी रेशो का क्वेश्चन आता है आपको एक एक फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज निकालते चलनी है आगे और चेन बनाते हुए चलना है, जो वैल्यू आई उसको किसी ऐसे फॉर्मूला में डालना है जहां पर वो वैल्यू यूज होती हो, इस तरह से बढ़ते जाना है आगे। ठीक है, वी हैव गॉट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल, लेट अस सी दैट। प्रश्न नंबर 3 कहता जी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, कुछ ऑप्शन हैं, डेट इक्विटी, करंट, ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली ये तो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और ये तो सोल्वेंसी की रेशियोज है ही नहीं, तो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो आपकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए जो रेशियो देखी जाती है उसका आंसर है जी डेट इक्विटी रेशियो, ये आंसर आएगा आपका इस प्रश्न का। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी हमें ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन फाइनेंशियल वेरिएबल अक्रॉस द ईयर, डिफरेंट ईयर, मतलब मान लो पिछला साल उससे पिछला साल वगैरह को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो कहते हैं इस कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, पीयर फर्म एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस। उसने कहीं आपको ये कहा कि आप किसी और फर्म या इंडस्ट्री से मैच करो, नहीं, तो भाई ये दोनों तो आंसर ही नहीं है। बात बची वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जब आप एक ही ईयर में जब देखते हैं चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जब ओवर द वेरियस ईयर्स देखते हैं तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जब एक ही साल में देख रहे हैं तो वर्टिकल एनालिसिस होता है, जब डिफरेंट ईयर्स का देख रहे हैं तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा जी। बढ़िया सेशन रहा। रेशियो एनालिसिस का नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके साथ, एफएमएसएम के डिविडेंड डिसीजन की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।